बाजार का उमंग और जोश आखिर कहां गायब हो गया। जो बुल अच्छी खबरों पर जोरदार रफ्तार पकड़ लेते थे वो अचानक खामोश हो गए हैं। अपनी ऊंचाई से सेंसेक्स निफ्टी महज 2 महीने के अंदर 6% से ज्यादा टूट चुके हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बुरी खबरों का दौर शुरू हो गया है। पिछले कुछ दिनों में तमाम अच्छी खबरें आई, लेकिन बावजूद इसके बाजार मायूस दिखा और निवेशक नर्वस। अब सवाल यह उठता है कि क्या पिछले दिनों की गिरावट निवेशकों के लिए निवेश के बड़े मौके दे रही है? अगर हां, तो कहां हैं मौके? हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिस्टिमनी सिक्योरिटीज के सुदीप बंदोपाध्याय, कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के पी फणिशेखर और मार्केट एक्सपर्ट निपुण मेहता। आप तीनों का ही सीएनबीसी आवाज पर स्वागत है। फणी, सबसे पहले आपके पास पूरी तरह से लग रहा है बाजार का मूड बिगड़ गया है। सेंसेक्स अपने हाई से 1800 अंक, निफ्टी 500 550 अंक की कमजोरी दिखा रहा है। क्यों इतनी कमजोरी, क्यों इतनी घबराहट भारतीय बाजारों में? सर देखिए, सबसे बड़ा कारण इस घबराहट का विदेशी बाजारों में जिस प्रकार का नर्वसनेस है उसका प्रभाव है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से फेड के इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ाने का कयास बाजार लगा रहा था। मुझे लगता है कि उसी के चलते अभी भी उन बाजारों में नर्वसनेस है, जिसके कारण यहां पर भी फर्क पड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सीजनली वीक मंथ्स भी हैं, लिक्विडिटी ड्राई अप हो जाती है कॉर्पोरेट और रिटेल दोनों की, तो उसका भी जो है फर्क पड़ा है। मुझे नहीं लगता कि अदरवाइज अगर प्योरली फंडामेंटल न्यूज फ्लो की आप बात करें तो कोई ज्यादा फर्क पड़ा है। हालांकि खबरों का सिलसिला अच्छा रहा है। हाँ, अर्निंग्स में जरूर कमजोरी के संकेत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसको बाजार बहुत सीरियसली इस समय ले रहा है। इस समय सीधा सीधा असर जो है लैक ऑफ लिक्विडिटी डोमेस्टिक मार्केट्स में और विदेशी बाजारों का नर्वसनेस। आपने कई सारे पॉइंट्स टच अपॉन करें, धीरे धीरे आगे उन पर बातचीत करूंगा। लेकिन सुदीप, दिक्कत की बात यह है, जैसे हम शुरुआत में भी हाईलाइट कर रहे थे लीड इन में, कि तमाम पॉजिटिव्स के बावजूद एक तगड़ा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। बड़ा पॉजिटिव, बड़ा सरप्राइज सबसे पहले आरबीआई ने दिया था बजट के बाद, जब 1/4% फिर से दरों में कटौती करी। उसके बाद दूसरा बड़ा सरप्राइज आया जब लेजिस्लेशन के फ्रंट पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ भी मूव नहीं कर रहा है, तब इंश्योरेंस बिल फाइनली सरकार ने राज्यसभा से पास कराया। उसके बाद तीसरा बड़ा सरप्राइज, जिसको फनी ने भी टच अपॉन करा, एफओएमसी के जो स्टेटमेंट्स आए, बाजार एंटिसिपेट करा था कि हॉकिश साउंड करेंगे, लेकिन एक्चुअली शायद वो काफी हद तक डविश साउंड करती हुई नजर आई। इन तीनों इंपॉर्टेंट दिन इंडियन मार्केट्स गैप अप के साथ खुले, लेकिन फिजल आउट होती हुई नजर आई वो पूरी रैली, और हम इनफैक्ट लाल निशान में जाकर बंद हुए। क्या इंडिकेशंस दे रहा है सर? कैसे रीड करूं इन डेवलपमेंट्स को? देखिए, ग्लोबली मार्केट्स थोड़ा सबड्यूड मूड पे है। बात ये बिल्कुल सही आपने कहा कि फेड का जो रेट बढ़ाने की बात हो रही है उसमें भी उन्होंने थोड़ा बैलेंस्ड व्यू दिया है और मार्केट्स आर रीजनेबली ओके विद दैट। पर नर्वसनेस अभी भी है ग्लोबल मार्केट्स में, और उसका असर डेफिनेटली इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिल रहा है। आज भी यूरोप खुलने के बाद यूरोपियन मार्केट्स डाउन है, उसका असर इंडियन मार्केट्स में आया। इसके अलावा मैं यहां पे ये भी बताना चाहूंगा कि कोई ऐसा कुछ खास ट्रिगर इंडियन मार्केट्स में अभी दिख नहीं रहा है। आई थिंक नेक्स्ट ट्रिगर जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स फोर्थ क्वार्टर्स के आना चालू होगा, तभी नेक्स्ट ट्रिगर मार्केट को मिलेगा। और जब तक ये पॉजिटिव ट्रिगर्स कॉर्पोरेट अर्निंग्स के जरिए नहीं आता है, हम लोगों को लगता है कि मार्केट का मूवमेंट थोड़ा फ्लैट रहेगा, साइडवेज मूवमेंट रहेगा। और लिक्विडिटी की बात अगर करें तो लिक्विडिटी डेफिनेटली मार्च एंड में टाइट होता है। एडवांस टैक्स का आउटफ्लो हो गया है ऑलरेडी, तो डेफिनेटली कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल्स के पोजीशन में कैश जो कंपोनेंट है वो कम हो गया है, उसका भी असर मार्केट में देखने को मिल रहा है। हम लोगों को लगता है कि मिड अप्रैल तक मार्केट एक डिसाइसिव रुख दिखाएगा और उतना देर तक साइडवेज मूवमेंट ही देखने को मिलेगा। मिड अप्रैल तक यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट, यानी कि अगला 1 महीना भी शायद भारतीय बाजार इन्हीं लेवल्स के आसपास आपको घूमते हुए नजर आए। लेकिन निपुण जी, बाजार में जब भारतीय बाजारों में जब तगड़ी रीरेटिंग हुई थी तो एक एक्सपेक्टेशंस थी, एक एंटिसिपेशन थी कि एक रिफॉर्म्स के फ्रंट पे एक तगड़ा पुश मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन हालांकि ऑफ लेट कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं जो पॉजिटिव साइड में इंडिकेशंस दे रहे हैं, लेकिन मोटा मोटी का बाजार डिसअपॉइंट हुआ है अब तक जो बीते 9-10 महीने इस नई सरकार का कार्यकाल रहा है। और अब तो वो खासतौर पे कोल ब्लॉक्स जो आवंटन हुआ था वो भी रद्द होते हुए नजर आए हैं। क्या ये सब भी सेंटिमेंट्स पे हावी पड़ते हुए नजर आए? और ये भी वजह है कि ग्लोबल क्यूज जिनकी दोनों एक्सपर्ट्स ने बात करी, उसके साथ साथ एड ऑन एक दिक्कत की बात की लेजिस्लेशन रिफॉर्म्स के फ्रंट पे जो हम पूरी तरह से डिरेल या धीरे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
आशीष, कुछ हद तक ये ग्लोबल फैक्टर्स जो हैं वो डेफिनेटली मार्केट्स पे हावी हैं। यूएस के इंटरेस्ट रेट्स गिने या ग्लोबल लिक्विडिटी गिने, दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहे हैं। लेकिन क्लियरली जो डोमेस्टिक रिजल्ट्स हैं, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स हैं, उनमें जो लो एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं मार्च 2015 के, हमने पहले 9 महीने में बहुत टर्न अराउंड सिग्निफिकेंट नहीं देखा है। एक मार्जिनल इंप्रूवमेंट शायद दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट्स में था, लेकिन ओवरऑल 9 मंथ रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आए हैं और मैनेजमेंट कमेंट्री भी यही रही है कि जो भी मार्च के रिजल्ट्स आएंगे वो भी अच्छे नहीं आएंगे। तो ओवरऑल अगर FY15 के जो अगर रिजल्ट्स देखें तो लोअर देन एक्सपेक्टेशंस हैं। एक्सपेक्ट ये भी कर रहे थे कि शायद रिफॉर्म्स की वजह से एक अर्निंग्स में टर्न अराउंड होगा, उसमें भी कोई इंडिकेशंस नहीं है। उसका मतलब यही है कि शायद फर्स्ट हाफ ऑफ FY 2016 में भी शायद एक मेजर टर्न अराउंड कॉर्पोरेट रिजल्ट्स में ना हो। एटलीस्ट फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में तो इतना सिग्निफिकेंट टर्न अराउंड नहीं लग रहा है। एडवांस टैक्स के जो फिगर्स देखें जो 15 तारीख को आए थे, उनमें भी जो कुछ दिग्गज कंपनियां हैं उन्होंने काफी कम टैक्स भरा हुआ है पिछले तिमाही के कंपैरिजन में। तो क्लियरली इंडिकेशंस यही आ रहे हैं कि कॉर्पोरेट रिजल्ट्स में कोई ज्यादा एंथुजियाज्म नहीं है और इसी की वजह से एक लो बिजनेस कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली होता जा रहा है। जो पार्लियामेंट में बिल्स पास होने थे उसमें कुछ हमने इंटरेस्टिंग कुछ अच्छे अप्रूवल्स देखे हैं। बहुत राज्यसभा लोकसभा में दोनों में इंश्योरेंस बिल पास हो गया, कोल माइनिंग बिल पास हो गया, लेकिन अब भी जो एक दो इंपॉर्टेंट बिल्स हैं, लैंड बिल है, ये एक पॉलिटिकल इक्वेशंस की वजह से रुका हुआ है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बिल है और उसी की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग जो बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 70,000 करोड़ का, वो भी शायद स्लो डाउन हो जाए आगे। इसमें ज्यादा मोमेंटम नहीं आ सकता है जब तक कि लैंड बिल अप्रूव नहीं होता है। तो कुछ कारण हैं बोथ कॉर्पोरेट अर्निंग्स के एज वेल एज पॉलिटिकल एंड रिफॉर्म्स की वजह से, जिसकी वजह से एक मार्केट में नर्वसनेस बिल्ड हो रही है और एक साइडवेज मूवमेंट हम देखते आ रहे हैं। ओके फनी, बड़ा सवाल यही है इंडिया इंक का परफॉर्मेंस कब तक इंप्रूव होगा, क्योंकि अब तक जो तमाम कैलकुलेशंस मेरे ख्याल से हेवायर जाते हुए नजर आए हैं। कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फाइनली वो फंडामेंटल्स वैल्यूएशंस को कैचअप करते हुए नजर आएंगे? कब तक हालात सुधरेंगे, क्योंकि वो बहुत जरूरी है मार्केट्स को अगर परफॉर्म करना है। देखिए, अब तक 2 बारी जो है कैलकुलेशंस गलत हुई हैं। सबसे पहले लोग सोच रहे थे कि सेकंड हाफ ऑफ FY15 चीजें इंप्रूव होंगी, वो नहीं हुई। फिर ये एक्सपेक्टेशन मार्केट में बना कि FY16 की शुरुआत से होगा, वो नहीं होगा। अब लेटेस्ट अगर आप देखें तो, और हालांकि ये एस्टिमेट्स अभी एनालिस्ट ने करना बाकी है, मुझे लगता है कि सेकंड हाफ ऑफ FY16 से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीजें सुधरेंगी और बहुत हद तक बड़ा इंप्रूवमेंट आप FY17 में देख पाएंगे। ये एडजस्टमेंट मुझे लगता है कि अभी मार्केट में होनी बाकी है। जरूरी नहीं कि ये हो। अगर मान लीजिए कि सेंटिमेंट सुधरता है ग्लोबली, तो मुझे लगता है कि ये वैल्यूएशंस यहां बरकरार रहेंगे। हालांकि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर ना जाए, लेकिन करेक्ट भी शायद ना हो। चलिए, तो अभी फंडामेंटल्स को कैचअप होने में समय लगेगा। इंडिया इंक का परफॉर्मेंस इंप्रूव होने में ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अभी थोड़ा सा टाइम लगना है, लैग के साथ वो इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो बाजार में ऑफ लेट जो करेक्शन देखने को मिल रहा है, 6% अपने रीसेंट हाई से बाजार ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं। कितना और दबाव इंडियन मार्केट झेलते हुए नजर आएंगे, और इस प्रेशर के मार्केट्स में जब दबाव देखने को मिल रहा है, आपकी रणनीति क्या हो? हमारे तीनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। हमारे साथ सुदीप बंदोपाध्याय, पी फणिशेखर और निपुण मेहता जुड़े हुए हैं। निपुण, आपके पास सबसे पहले आप बैंक्स को लेकर, मुझे याद है पूरी स्ट्रीट ऑफ लेट पहले बड़ी बुलिश हुई थी। सबके सब मानते थे बैंक्स में तगड़ा और परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, जबकि हम सब जानते थे कि एनपीएस, एसेट क्वालिटी को लेकर कंसर्न्स हैं, क्रेडिट ग्रोथ को लेकर कंसर्न्स हैं। बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से अपने रीसेंट हाई से तो ऑलमोस्ट 2400 2500 पॉइंट के आसपास करेक्ट हो चुका है। अभी भी बड़ा सबड्यूड ट्रेड, कमजोरी झलका रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी या बैंक्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर ये पॉकेट परफॉर्म नहीं करती तो हाईली अनलाइकली है कि इंडियन मार्केट्स या निफ्टी या सेंसेक्स में तगड़ा अपसाइड देखने को मिलेगा। इस समय बैंक निफ्टी या बैंक्स में क्या हो रहा है सर? मेनली एक प्रॉफिट बुकिंग है या फिर उसके बियॉन्ड भी कोई रीजंस नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, बैंक्स में एक तो there had been of course a significant run up as far as private sector banks are concerned. Overall एक turnaround का expectation in terms of asset quality जरूर रहा है और कुछ
रहा है, लेकिन हमने पिछले क्वार्टर पे भी पीएसयू बैंक्स में एक मिक्स्ड बैग ऑफ एसेट क्वालिटी देखा। मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स में भी कोई सिग्निफिकेंट चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी। इनफैक्ट शायद एक या दो और क्वार्टर्स तक एक्सपेक्टेड नहीं है कि एसेट क्वालिटी बहुत एक सिग्निफिकेंट चेंज हो जाए। एक स्पेसिफिक 2 या 3 बैंक्स में चेंज हो जाए तो अलग बात है। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ कैपिटलाइजेशन गवर्नमेंट ने काफी समय से बात की है पीएसयू बैंक्स के लिए, ये भी अभी तक हुआ नहीं है। बड़ी बड़ी बैंकों में, दिग्गज बैंकों में भी नहीं हुआ है। तीसरा, जो बैंक रेट कट्स हुए हैं उसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट कट्स जो पास ऑन करने चाहिए बैंक्स को, ये भी जनरली हुआ नहीं है। और ओवरऑल इसका मतलब ये है कि क्रेडिट ग्रोथ भी नहीं हो रहा है ऑन दी वन साइड। ऑन दी अदर साइड बैंक्स को जब एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो और बिकॉज ऑफ दैट या फिर क्रेडिट ग्रोथ हो, बिकॉज ऑफ दैट एक रेट कट्स पास ऑन करें, तो जब तक ये रेट कट्स पास ऑन नहीं होंगे तब तक हम कॉर्पोरेट सेक्टर में एक इंक्रीज कैश एक्रूवल या लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट्स इसका इंपैक्ट नहीं देखेंगे। तो ओवरऑल पीएसयू बैंक्स पे क्लियरली इसका इंपैक्ट इमीडिएटली नहीं आएगा, यही ऑब्वियस हो रहा है। क्लियरली जब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो बैंक्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट उसमें होते हैं। और जब हम ये देख रहे हैं कि एटलीस्ट मार्च क्वार्टर रिजल्ट्स या उसके बाद 1 या 2 क्वार्टर्स में भी जो इकोनॉमिक ग्रोथ इन सिग्निफिकेंट वे टर्न अराउंड नहीं हो रहा है, तो बैंक्स में भी उस हद तक पार्टिसिपेशन शायद कम होगा, क्रेडिट ग्रोथ कम होगा, कैपेक्स कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं हो रहा है। ये सब ओवरऑल इंपैक्ट जो है वो बैंकिंग सेक्टर पे, इस पे वेरी क्लियरली प्रॉफिटेबिलिटी पे इसका इंपैक्ट आएगा। एट द सेम टाइम जो ट्रेजरी गेन्स एक सिग्निफिकेंट एक्सपेक्टेड थे वो हमने कुछ हद तक दिसंबर क्वार्टर में देखे। मार्च क्वार्टर में कोई मेजर गेन्स उसमें भी एक्सपेक्टेड नहीं है। कुछ हद तक जो इंटरेस्ट रेट कट्स हुए हैं उसका एक इंपैक्ट जरूर आएगा, लेकिन एक मेजर इंपैक्ट आया ऐसा नहीं लग रहा है। तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में बिसाइड्स प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जिसमें हमने एक अच्छा पार्टिसिपेशन मार्केट्स में देखा है, एटलीस्ट पीएसयू बैंक्स में क्लियरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे एक्सपेक्टेड नहीं है और इसी की वजह से हम दबाव देख रहे हैं। तो सुदीप, ये जो हाल फिलहाल में भारतीय बाजार में कमजोरी देखने को मिली है, गिरावट जो आई है, उसे मैं कैसे रीड करूं? क्या इस बात का भरोसा है कि हम एक बुल मार्केट में, और बुल मार्केट में मेरे लिए एक करेक्शन फेज से गुजर रहे हैं? जी बिल्कुल सही, हम लोगों को यही लगता है कि एक बुल मार्केट का करेक्शन फेज है। ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। बीच बीच में करेक्शन होना, हालांकि ये करेक्शन बहुत सारे और फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, आई थिंक इट्स नॉट बैड। मार्केट हैज बीन रनिंग अप। अगर आप ध्यान दें तो पिछले साल 2014 का करीब मार्च अप्रैल से मार्केट का अपवर्ड मूवमेंट शुरू हुआ था और इस साल जनवरी फरवरी तक ये अपवर्ड मूवमेंट का सिलसिला बरकरार था। थोड़ा बहुत करेक्शन, थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग, आई थिंक इट्स राइट फॉर द मार्केट। आने वाले दिनों में इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट जो एक्सपेक्टेड है वो दुनिया के ज्यादातर इकोनॉमी से ज्यादा है और ग्लोबल लिक्विडिटी में ज्यादा कम होने की संभावना नहीं है। ये बात सही है कि यूएस रेट्स बढ़ेंगे, पर यूरोप में क्वांटिटेटिव ईजिंग देखने को मिल रहा है, जापान में क्वांटिटेटिव ईजिंग देखने को मिल रहा है, चाइना ऑल्सो इज गोइंग टू फॉलो लूज मॉनिटरी पॉलिसी। आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखें तो ग्लोबल इकोनॉमी में लिक्विडिटी की कमी नहीं रहेगी और ये लिक्विडिटी परफॉर्मिंग मार्केट्स जैसे इंडिया में जरूर आएगा। तो एफआईआई इनफ्लोज में कमी नहीं देखने को मिलेगी और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी आई थिंक विल स्टार्ट कमिंग टू द मार्केट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, सीइंग द पेस ऑफ ग्रोथ। तो हम लोगों को लगता है कि बुल फेज डेफिनेटली इज देयर फॉर इंडियन मार्केट्स। करेक्शन बीच बीच में होगा, तो ऐसे करेक्शन में लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदना चाहिए। सुदीप, क्या ये पिन पॉइंट करना या फिर प्रेडिक्ट करना कितना डाउनसाइड यहां से और देखने को मिल सकता है? क्या ये आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कमजोरी और देखने को मिल सकती है यहां से? देखिए, अगर स्पेसिफिक्स की बात करें तो वो तो बताना बहुत मुश्किल है, पर हम लोगों को लगता है कि मैक्सिमम डाउनसाइड शायद 10% रहेगा। पर अपसाइड की अगर बात करें तो मैक्सिमम अपसाइड करीब 30-40% देखने को मिल रहा है ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। तो आई थिंक ऑन द बैलेंस वी आर वेरी पॉजिटिव। 10% के डाउनसाइड की आप बात कर रहे हैं, 10% यहां से या 10% हाई से?
नहीं, यहां से भी 10% मार्केट नीचे जा सकता है अगर ऐसा कोई डेवलपमेंट जो ग्लोबल मार्केट्स में हो जिसका असर इंडिया में आए। वेनेजुएला का डिफॉल्ट की बात चल रही है, ग्रीस का एग्जिट का एक संभावना हमेशा लगा रहता है, ऑयल प्राइसेस अचानक बढ़ जाने की संभावना है। तो बहुत सारे ग्लोबल इवेंट्स ऐसे हैं जो कि मार्केट को एक झटका पहुंचा सकता है। पर अगेन इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू लुक एट स्टॉक्स वेरी वेरी सीरियसली देन। फनी, आपने तो ऐसी कई सारी साइकिल्स देखी होंगी। ये जो बुल मार्केट का करेक्शन, शायद आप भी इत्तेफाक रखते होंगे, एक बुल मार्केट में एक करेक्शन फेज में 6% हम ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं। आमतौर पे हिस्टोरिकली देखें तो कितना डीप इन करेक्शन हो सकता है अगर करेक्शन फेज ही माने बुल मार्केट में है तो? देखिए, बुल मार्केट में जनरली रिवॉर्ड्स टू रिस्क 3:1 का होता है, जिसका मतलब है कि अगर मार्केट मान लीजिए कि एक गिवन टाइम फ्रेम में आप मानते हैं कि दोगुनी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं वो आपको 30% करेक्शन भी दिखा सकती है और इन्वेस्टर्स को ये इतना रिस्क तो उठाना पड़ेगा। आप अगर करेक्शन से अगर आप मार्केट से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे या टाइम करने की कोशिश करेंगे तो अक्सर आप देखते हैं कि आप जो है मिस कर लेंगे रैली को। और जिस प्रकार का शीर्षक आज अपने अपने कार्यक्रम को दिया है, मौका मौका, मुझे लगता है कि यहां से 6 महीने के बाद या दिवाली के आसपास बहुत सारे निवेशक शायद अगर इस मौके का फायदा नहीं उठाएंगे तो पछताएंगे। चलिए, हमारे तमाम एक्सपर्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं शायद यहाँ पे खरीदारी करने के मौके हैं, लेकिन इससे पहले मैं ब्रेक लूं। फनी, आपसे ही जानना चाहूंगा, ऑफ लेट जो ब्रॉडर मार्केट्स में करेक्शन में मतलब है मिड कैप और स्मॉल कैप्स में एकदम से अचानक दबाव देखने को मिला है, एक तगड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, क्या उस स्पेसिफिक पॉकेट्स में जहां पे इनफैक्ट कई सारे स्टॉक्स 10 टाइम्स 20 टाइम्स मल्टीप्लाई होते हुए नजर आए थे, क्या वहां पे अब वो मार्केट का फेज आ चुका है, वहां पे तगड़ा करेक्शन आता हुआ नजर आएगा और शायद वो लास्ट लेग हो करेक्शन का? बेहतर ये होगा कि हम स्टॉक्स को जो है उनके प्रीवियस परफॉर्मेंस से ना आके बल्कि इस चीज से आके कि अर्निंग्स विजिबिलिटी कहां पर है। अनफॉर्चुनेटली हुआ यह है कि चूंकि हम जो है एक 3 साल के बेयर मार्केट से बाहर आए थे, तो जो स्टॉक्स सबसे ज्यादा पिटे हुए थे, सबसे ज्यादा जिनके प्रोस्पेक्ट्स डाउटफुल थे, उन स्टॉक्स में हमने सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन देखी है और अनफॉर्चुनेटली वहां पर, जैसा कि अक्सर होता है, रिटेल निवेशक सबसे ज्यादा जुड़े हैं उन स्टॉक्स के साथ। तो यहां से जो है हम उन स्टॉक्स को देखें या उन सेक्टर्स को देखें जहां पे कि अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स हमको सबसे ज्यादा बेहतर नजर आए, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट देयर परफॉर्मेंस हैज बीन सो फार। तो हमारे तमाम एक्सपर्ट्स की बात सुन के लग रहा है कि शायद यहां पे खरीदारी करने के बेहतरीन मौके हैं भारतीय बाजारों में, लेकिन कहां करें खरीदारी, किस तरह की रणनीति बनाएं, किन पॉकेट्स, किन स्टॉक्स को टारगेट करें, हमारे एक्सपर्ट से जानेंगे इस छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है इस खास पेशकश में। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स बने हुए हैं जो कि मान रहे हैं कि शायद एक बेहतरीन मौका है भारतीय बाजारों में ये खरीदारी करने का। फनी, अगर ये वाकई मौका है जैसे आप भी हाईलाइट कर रहे हैं, आगे चल के तमाम लोग तवज्जो देंगे इस बात का कि इस करेक्शन में खरीदारी कर ली थी, तगड़ा रिटर्न कमाने वाले हैं, तो कौन सी वो पॉकेट्स हैं स्पेसिफिकली जो आपको अट्रैक्टिव लग रही हैं, कौन सी वो सेगमेंट्स होंगे जिन पे आपकी नजर है जहां पे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए सर? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एनबीएफसीज और ऑटो स्टॉक्स, ये वो तमाम पॉकेट्स हैं जहां पे कि आप भरपूर खरीदारी कर सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में स्पेसिफिकली क्योंकि अभी ऑफ लेट कमजोरी है, इनफैक्ट आईसीआईसीआई जैसा बैंक दिग्गज वेटेज बहुत तगड़ा है, लगातार जो कमजोरी दिखा रहा है, इसमें आप कह रहे हैं खरीदारी करने की, या फिर ऐसे कुछ स्पेसिफिक बैंक्स में खरीदारी करने के, निबलिंग करने के मौके ढूंढूं मैं इस समय? जी बिल्कुल, जो जितने बड़े निजी सेक्टर के बैंक है वहां पर आप किसी भी बैंक को चुने और आप भरपूर वहां खरीदारी कर सकते हैं। और ये ऑटोज में जब आप कह रहे हैं खरीदारी करने के मौके हैं, तो क्या ऑटो एंसिलरी या फिर अलाइड एक्टिविटीज पे भी फोकस करा जा सकता है सर, या फिर स्पेसिफिकली दिग्गज ऑटो कंपनीज में ही खरीदारी करें? ऑटो एंसिलरी में अगर आपके पास में अगर बेहतर रिसर्च है तो आप उसमें जा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज जो 2 व्हीलर स्टॉक्स हैं या कमर्शियल व्हीकल्स के जो स्टॉक्स हैं वहां पर आप जरूर अपनी निगाह बना सकते हैं। तो फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस, ऑटोज, वो स्पेसिफिक सेगमेंट्स हैं, खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जहां पे आप खरीदारी करने के मौके ढूंढ सकते हैं। लेकिन सुदीप, कोई स्पेसिफिकली स्टॉक्स जो आपको इन लेवल्स पे पसंद आ रहे हैं जहां पे आप खरीदारी करने के मौके ढूंढ रहे हैं सर? जी, ऑटो एंसिलियरी और फार्मा मिड कैप स्पेस में बहुत अच्छे स्टॉक अभी भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। इसमें गैब्रियल इंडिया का नाम मैं करना चाहूंगा। ऑटो एंसिलियरी में बेहतरीन कंपनी है, 2 व्हीलर मार्केट में इंप्रूवमेंट के साथ साथ इनका भी परफॉर्मेंस बढ़ रहा है, तो हम लोगों को लगता है 110 रुपया तक इसका टारगेट लेके आप खरीदारी कर सकते हैं, 1 साल का नजरिया लेके। दूसरा, फार्मा मिड कैप में टोरेंट फार्मा हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। ये इन्होंने एल्डर फार्मा के ब्रांड्स एक्वायर किए थे और वहां पे अच्छा खासा ट्रैक्शन मिल रहा है, 20% प्लस ग्रोथ की संभावना है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, तो हम लोगों को लगता है कि 1250 रुपया तक इसका वैल्यू दिखने को मिल सकता है बहुत जल्द, और निवेशक 6 महीने का टाइम होराइजन लेके यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं।
ओके, तो गैब्रियल इंडिया और टोरेंट फार्मा दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो इन लेवल्स पे पसंद आ रहे हैं। लेकिन निपुण जी, आपकी शॉपिंग लिस्ट में क्या होगा सर? देखिए, मैं समझता हूं अगर एक लंबा करेक्शन एक्सपेक्टेड है, ये हमने प्राइस करेक्शन काफी देखा है। ग्रेजुअली एक टाइम करेक्शन भी हम देखेंगे, एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखेंगे। तो जरूरी नहीं है कि अभी इमीडिएटली खरीदें कुछ हद तक अगर कैश पे भी बैठे रहते हैं तो दैट कुड बी अ गुड डिसीजन एज वेल। लेकिन अगर आपको क्लियरली खरीदना हो, अपॉर्चुनिटी मार्केट फॉल की लेनी हो, तो सिर्फ फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स में लें, और उसमें भी स्पेसिफिकली हमारे हिसाब से आईटी स्टॉक्स में ले सकते हैं, फार्मा स्टॉक्स में एक्सपोजर ले सकते हैं। क्लियरली जहां पे रिजल्ट्स अच्छे आए हों, 9 मंथ रिजल्ट्स अच्छे आए हों, आगे रिजल्ट्स अच्छे एक्सपेक्टेड हों, उसी में करें। जहां पे भी अनसर्टेनिटी हो इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट कमेंट्री बीइंग और मैनेजमेंट गाइडेंस बीइंग कंजर्वेटिव और बीइंग नेगेटिव, तो उसमें एक्सपोजर जरूरी नहीं है लेना। लेकिन जहां पे भी फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स विद इन दीज 2 सेगमेंट्स हों, तो क्लियरली एक्सपोजर ले सकते हैं। चलिए, तो हमारे तीनों एक्सपर्ट्स मानते हैं भारतीय बाजार शायद एक लॉन्ग टर्म बुल रन में ही है, और ये जो आप दबाव देख रहे हैं मेरे लिए करेक्शन है, और शायद एक बेहतरीन मौका है आपके पास इन लेवल्स पे इंडियन मार्केट को फिर से खरीदारी शुरू करने का, क्योंकि आगे चलते हुए तगड़ा आउट परफॉर्मेंस तमाम स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्पेसेस जैसे कि आईटी, फार्मा, स्टॉक स्पेसिफिक, गैब्रियल इंडिया, टोरेंट फार्मा, ये वो स्टॉक्स हैं, ये वो पॉकेट्स हैं जिन पे आप नजर रखें, जिन पे आप मौके ढूंढें। आप तीनों का इस खास पेशकश हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।